Assalamu alaikum everyone. Hope all of you would have enjoyed long Eid break and now have you come back to your usual academic activities. Today we are going to discuss about the topic known as electronic oscillator. In this tutorial we shall investigate its working principle, its construction and its circuit analysis. We shall also see how the oscillator circuit can be simulated using Proteus software. Now first of all, what is oscillator and its definition? Oscillator is a device that generates a periodic AC output signal without any input. It needs only DC supply, VCC. Here you can see this block. This block is representing an oscillator. There is no input to this block, but it has only VCC, and that's DC supply voltages for its operation. The output of this block is periodic AC output waveform of different shapes. It can be sine wave, square wave or sawtooth wave. The output voltages can either be sinusoidal or non-sinusoidal. तो oscillator circuit basically क्या करता है, हमें आउटपुट के ऊपर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक वेव फॉर्म्स प्रोवाइड करता है, जबकि इसकी कोई इनपुट नहीं होती सिवाय डीसी इनपुट वोल्टेजेस की जोर से जो इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेजेस होते हैं. We can divide oscillator into two major classes. One is sinusoidal and the other class is known as relaxation oscillator. Sinusoidal oscillator consists of amplifiers with RC or LC circuits that have adjustable oscillation frequencies or crystals that have fixed oscillation frequency. Sinusoidal oscillator जो होते हैं उनके साथ हम रेजिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर और कैपेसिटर यूज करते हैं, जिससे हम उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आउटपुट फ्रीक्वेंसी उसको एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर रेजिस्टर और कैपेसिटर की जगह पे हम क्रिस्टल यूज कर सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड होती है. अगर हम क्रिस्टल यूज करेंगे तो उस ऑसिलेटर की जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी वो फिक्स होगी, लेकिन अगर हम आरसी या एलसी इंडक्टर या रेजिस्टर और कैपेसिटर यूज करते हैं इस ऑसिलेटर के साथ, तो फिर हम उसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं. तो इनके जो साइनोसाइडल ऑसिलेटर होंगे उनके आउटपुट जो है वो साइन वेव होगी. जो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स हैं दे जनरेट सॉटूथ, स्क्वायर वेव, pulse or exponential waveforms, but these oscillators will not be discussed in this tutorial. अब हम देखते हैं कि एक्चुअली सर्किट ऑसिलेटर सर्किट के अंदर होता क्या है. तो ऑसिलेटर सर्किट यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक एम्पलीफायर है और एक फीडबैक नेटवर्क है. एम्पलीफायर की आउटपुट जो है वो फीडबैक हो रही है फीडबैक नेटवर्क को, और फीडबैक नेटवर्क की जो आउटपुट है वो अगेन जा रही है एम्पलीफायर की इनपुट को. तो हम कह सकते हैं द फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर दैट गोज टू द फीडबैक नेटवर्क एंड द फीडबैक नेटवर्क attenuates it or provides some phase shift to this input, and the output of this block again goes to the amplifier feedback. तो ये एक पूरा लूप बैक सिस्टम है जिसके अंदर एक एम्पलीफायर है और एक फीडबैक नेटवर्क है. तो इसको हम कहते हैं फीडबैक ऑसिलेटर. फीडबैक ऑसिलेटर कंसिस्ट ऑफ एन एम्पलीफायर फॉर गेन. तो एम्पलीफायर यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है? टू प्रोवाइड अ गेन. ये एम्पलीफायर डिस्क्रीट कंपोनेंट्स ट्रांजिस्टर से भी बनाया जा सकता है और ऑप एम्प भी यूज किया जा सकता है यहाँ पे. एंड ए पॉजिटिव फीडबैक, और ये जो फीडबैक यहाँ से आ रही है ये इसको वापस जा रही है एम्पलीफायर को, ये पॉजिटिव फीडबैक. पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये है कि ये इन फेस होगी टू दिस इनपुट सिग्नल. एंड ए पॉजिटिव फीडबैक सर्किट दैट प्रोड्यूसेस फेस शिफ्ट एंड प्रोवाइड अटेन्युएशन एज शोन इन द फिगर. तो एम्पलीफायर जो है वो
गेन प्रोवाइड करेगा, और फीडबैक सर्किट जो है वो अटेन्युएशन मीन कि सिग्नल्स को रिड्यूस करेगा, और कुछ फेस शिफ्ट प्रोवाइड करेगा उस सिग्नल्स को, और वापस अगेन इसको एम्पलीफायर को यहाँ पे फीडबैक कर देगा सिग्नल्स। तो ये इस तरह एक पूरा लूप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस सर्किट में हम देख रहे हैं कि एक्चुअली यहाँ पे इनपुट कहीं से नहीं आ रही, और एम्पलीफायर जो है सिर्फ VCC यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। ये पूरे दोनों ब्लॉक्स जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑसिलेटर को। फीडबैक ऑसिलेटर में हमने अभी बात की थी कि इसमें जो फीडबैक होती है वो पॉजिटिव फीडबैक होती है। ऑपरेशन एम्पलीफायर में भी हम देखा को फीडबैक हम यूज़ कर रहे थे। इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जब हमने डिज़ाइन किए थे तो उसमें हम नेगेटिव फीडबैक यूज़ करते थे। नेगेटिव फीडबैक का मतलब ये है कि आउटपुट जो होती है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेस होती है, जो हम वापस रिटर्न करके उसको इनपुट के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। तो पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये है कि आउटपुट जो है वो इनपुट के इन फेस होगी। तो फीडबैक ऑसिलेटर में जो हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं वो पॉजिटिव फीडबैक होती है। द इन फेस फीडबैक वोल्टेजेस VF यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये लेट्स सपोज दिस इज इनिशियल इनपुट, ये एम्पलीफायर को हम फीड कर रहे हैं। एम्पलीफायर जो है ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, यहाँ पे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो ये इसको इन्वर्ट कर देगा, 180 डिग्री फेस शिफ्ट प्रोवाइड करेगा, और यही इसको एम्पलीफाई भी कर रहा है और इन्वर्ट भी कर रहा है। द सेम सिग्नल goes to the output and also fed back to this feedback network. फीडबैक नेटवर्क जो है वो इसके ऊपर क्या प्रोसेस कर रहा है, एक तो इस सिग्नल को रिड्यूस कर रहा है, अटेन्युएशन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सिग्नल जो है इसके एम्पलीट्यूड वो ज़्यादा है, और यहाँ पे आउटपुट के ऊपर एम्पलीट्यूड कम है, रिड्यूस हो गया, और प्लस यहाँ पे अगेन इसने इसको 180 डिग्री फेस शिफ्ट प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पे ये नेगेटिव गोइंग था और यहाँ पे ये पॉजिटिव गोइंग है, तो इसको इसने फेस शिफ्ट 180 डिग्री फेस शिफ्ट प्रोवाइड कर दिया। तो अगेन ये सिग्नल जब यहाँ पे फीडबैक होगा तो दिस इज अगेन इन फेस पॉजिटिव फीडबैक होगी ये। तो हम ये कह सकते हैं कि द इन फेस फीडबैक वोल्टेजेस VF इज एम्पलीफाइड to produce the output voltages, which in turn produces the feedback voltages that is in phase. That is, a loop is created in which the signal sustains itself and continuous sinusoidal output is produced. This phenomena is called the oscillation. यहाँ पे एक दूसरी डायग्राम है, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज किए हुए। अगर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हम यूज करेंगे तो इनपुट यहाँ से इस एम्पलीफायर को फीड हो रही है, तो इनपुट एम्पलीफायर फीड हो रही है, तो आउटपुट ये इनपुट और आउटपुट दोनों इन फेस होंगी, क्योंकि ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, दोनों इन फेस हैं, तो ये इसको फेस इन्वर्ट नहीं कर रहा बिकॉज दिस इज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। द सेम सिग्नल इज अगेन फेड बैक टू दिस फीडबैक नेटवर्क सर्किट। अब ये फीडबैक नेटवर्क सर्किट क्या करेगा, सिर्फ इसको रिड्यूस करेगा, सिर्फ अटेन्युएट करेगा, अब इसको फेस शिफ्ट प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये सिग्नल जो है ऑलरेडी इज नॉट फेस शिफ्टेड, ये इन फेस है, तो अब ये सिग्नल अगेन विल बी अप्लाइड टू दी एम्पलीफायर। तो अब इस केस में फीडबैक नेटवर्क सिर्फ इसको रिड्यूस कर रहा है और फेस शिफ्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा। अगर हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं तो फिर ये फीडबैक नेटवर्क इसको रिड्यूस भी करेगा और अटेन्युएट भी करेगा। तो ये इस तरह एक पूरा लूप कंप्लीट होगा, और पूरी लूप में जो लूप का फीडबैक होगा वो फीडबैक फेस शिफ्ट जो है वो इसमें 0 होना चाहिए और 360 डिग्री फेस शिफ्ट होगा, ताकि जब सिग्नल अगेन अप्लाई हो एट द इनपुट तो फेस शिफ्ट उसमें 0 होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ऑसिलेशन को सस्टेन करने के लिए हमें दो कंडीशंस जो है वो ज़रूर फुलफिल करनी है। तो वो दो कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन जो है, द फेस शिफ्ट अराउंड द फीडबैक लूप मस्ट बी इफेक्टिवली 0। द फेस शिफ्ट अराउंड द लूप मस्ट बी इफेक्टिवली 0 डिग्री और 360 डिग्री। अगर तो ये हम इन्वर्टिंग यूज कर रहे हैं एम्पलीफायर,
अगर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट ये प्रोवाइड करेगा, मीन इसने 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर दिया है, तो हमें उसको अगेन 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करना है ताकि टोटल फेज शिफ्ट जो है वो 360 डिग्री या 0 डिग्री हो जाए। तो अराउंड द लूप जो है हमने फेज शिफ्ट जो है वो मेंटेन रखना है 0 डिग्री। दूसरी कंडीशन क्या है, द वोल्टेज गेन अराउंड द क्लोज फीडबैक लूप मस्ट बी equal to 1. A amplifier gain and the beta gain. Definitely it will attenuate. The product of this A and B should be equal to 1. Means if it is providing the gain of 10, अगर एम्पलीफायर जो है वो गेन 10 दे रहा है तो इसको अटेन्यूएशन कितनी प्रोवाइड करनी है, 1/10, so that the प्रोडक्ट ऑफ ए और बी शुड बी इक्वल टू 1। तो ये दो बेसिक कंडीशंस हैं जिनको हमने फुलफिल करना होगा सर्किट के अंदर टू मेंटेन ऑसिलेशन। अब हम देखते हैं कि अगर हम उन दो कंडीशंस को वायोलेट करें तो आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। अगर हम कंडीशन हमने कहा था कि ए इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू 1, अगर वो 1 नहीं हो, वो कंडीशन इक्वल टू 1 नहीं है, लेस देन 1 है, मीन ये एम्पलीफायर है, इसका गेन है 100 और बीटा जो है वो अटेन्यूएशन प्रोवाइड कर रहा है 0.005, तो ये जो इसका ए और बी प्रोडक्ट होगा वो लेस देन 1 होगा। ये मीन अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है अराउंड अबाउट 0.5। तो ये अगर लेस देन 1 है तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो क्या होगी इनिशियली, तो ये इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, gradually its amplitude will start reducing and eventually it will go off and reduces to 0। तो यहाँ पे इसकी आउटपुट जो है वो रिड्यूस होगी, 0 हो जाएगी अगर हमारे पास हमने इन दोनों का प्रोजेक्ट लेस देन 1 रखा हुआ है। और अगर ग्रेटर देन 1 है, ए और बी इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन 1 रखें, अब इस कंडीशन में इसका प्रोडक्ट जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट उनका 10 है, तो ए बी अगर ग्रेटर देन 1 है तो इनिशियली तो इसका एम्पलीट्यूड कम है, बट विद द टाइम इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड इट विल गो ऑन इंक्रीज, इवेंचुअली इट टचेस द लिमिट, मैक्सिमम लिमिट, दैट इज नोन एज क्लिपिंग। तो ये क्लिपिंग कब होगी, जब वो एम्पलीफायर की जो VCC है वहाँ तक आउटपुट हमारी पहुँच जाएगी, तो वो क्या होगा, क्लिप ऑफ होना शुरू हो जाएगी ऑन पॉजिटिव साइड एंड ऑन दी नेगेटिव साइड। अब तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि अगर हमने ए और बी जो है वो इक्वल टू 1, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 के बराबर रखें, जैसे अभी ए बी जो है वो हमारा 100 है इस केस में, और बीटा जो है वो हमने 0.01 रखा हुआ है, तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो ए बी आएगा दोनों का प्रोडक्ट वो होगा 1 इक्वल टू 1। अब इस कंडीशन में आप आउटपुट देखें तो वो क्या है, वो कांस्टेंट आउटपुट, हमें कांस्टेंट एम्पलीट्यूड मिल रहा है आउटपुट के ऊपर फॉर एवरी साइकिल। तो अब ये हमने देख लिया कि अगर हम ये कंडीशन फुलफिल नहीं करते, अगर हम ए बी का प्रोडक्ट कम रखते हैं तो आउटपुट हमारी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, और आफ्टर 2, 3, 4, 5 साइकिल्स इट विल गो टू 0। और अगर हम दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 रखते हैं तो आउटपुट जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करना शुरू हो जाती है, और इंक्रीज करते हुए ये कट ऑफ और क्लिपिंग के ऊपर पहुंच जाती है। लेकिन अगर हम दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमें कांस्टेंट एम्पलीट्यूड हमें आउटपुट पे मिलेगा। तो हमने ये कंडीशंस जो है वो मेंटेन रखनी है फॉर आवर ऑसिलेटर। तो यहाँ पे इसको फर्दर अगर आपने इन्वेस्टिगेट करना हो डिटेल्स में, तो यहाँ पे हमने ये एग्जांपल से समझाया हुआ है कि अगर हमने Vin रखा हुआ है 0.1 वोल्ट, यहाँ पे इनिशियली अगर Vin 0.1 वोल्ट है और ये गेन 100 है, तो मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास आउटपुट जो है वो 10 वोल्ट पीक आ जाएगी। तो अगर 10 वोल्ट यहाँ पे पीक आउटपुट 10 वोल्ट है और ये फीडबैक हो रही है, और जब इसके साथ 10 वोल्ट मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास यहाँ पे जो है वो 0.05 वोल्ट रह जाएंगे। 0.05 वोल्ट अगेन विल बी फेड बैक टू द एम्पलीफायर, और ये जब इसको फर्दर एम्पलीफाई करेगा
तो हमारे पास जो है वो अब पहले आउटपुट 10 वोल्ट आ रही थी, अब आउटपुट 5 वोल्ट मीन अब आउटपुट कम होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह हर साइकिल के लिए आप यहाँ पे फर्दर इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो ये जो दो कंडीशन अभी हमने डिस्कस की हैं इसको हम कहते हैं बार्कहाउसियन कंडीशंस। तो इन दोनों कंडीशन को एक दफ़ा फिर हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन इज दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द लूप गेन ए मल्टीप्लाइड बाई बीटा एम्पलीफायर और जो अटेन्युएशन है फीडबैक नेटवर्क की, दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है? द सेकंड कंडीशन इज दैट द फेज शिफ्ट अराउंड द लूप मस्ट बी 360 डिग्री और 0 डिग्री। अगर तो हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं तो हमें इन्वर्टिंग एम्पलीफायर अगर 180 डिग्री फेज शिफ्ट दे रहा है तो हमें हमारा जो फीडबैक नेटवर्क हम यूज करेंगे तो उसको भी 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करना चाहिए ताकि टोटल फेज शिफ्ट हमारे पास अराउंड द लूप वो 0 डिग्री और 360 डिग्री हो। अगर पोलर फॉर्म में अगर हम इसको पोलर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको यूं लिख सकते हैं पोलर फॉर्म के अंदर AB is equal to 1 and this 1 indicates the magnitude around the loop and this theta indicates phase shift around the loop, or we can write like this 1 and phase 360 degree. 360 degree and 0 degree is the same thing. So बेसिक कंडीशन के बाद अब हम देखते हैं कि एक्चुअली हम सर्किट को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमने कहा था कि एक उस हमारा जो ऑसिलेटर होगा उसमें एक एम्पलीफायर है और एक फीडबैक नेटवर्क है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। ये एक एम्पलीफायर सर्किट है और इसकी आउटपुट जो है वो फीडबैक हो रही है यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं ये इस ब्लॉक के अंदर ये जो रेड सर्कल किए हुए, तो ये जो है ये फीडबैक नेटवर्क है। ये यहाँ से आउटपुट आ रही है इस फीडबैक नेटवर्क को और फीडबैक नेटवर्क से अगेन जा रही है वापस एम्पलीफायर को। तो ये प्रैक्टिकली हम डिस्क्रीट कंपोनेंट से सर्किट को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑसिलेटर को। तो ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, यहाँ पे ऑप एम्प भी हम यूज कर सकते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर कोई भी कंपोनेंट हम यूज कर सकते हैं। और ये फीडबैक नेटवर्क के लिए हम ये लैग सर्किट भी यूज कर सकते हैं और लीड सर्किट भी यूज कर सकते हैं। लैग सर्किट क्या है कि आउटपुट हम कैपेसिटर के अक्रॉस ले रहे हैं और लीड सर्किट में हम आउटपुट ले रहे हैं अक्रॉस द रेजिस्टर। इसमें कैपेसिटर जो है वो पहले है और यहाँ पे रेजिस्टर जो है वो पहले हमने लगाए हुए हैं। तो ये हम कोई भी इन दोनों में से कोई भी सर्किट हम यूज करेंगे फॉर द फीडबैक नेटवर्क। तो ये एक इसकी कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम है, एम्पलीफायर, फीडबैक नेटवर्क, बीटा एंड इट फेड बैक हियर। तो जिस तरह फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की डायग्राम है तो इसको अगर हम उस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इसको यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारी इनपुट जनरेट ये 0 होगी ये इनपुट, और यहाँ से ये पॉजिटिव फीडबैक इसको जा रही है, तो ये पूरा लूप कंप्लीट हो जाता है। समटाइम्स ये इसमें हम ये एक और ब्लॉक भी ऐड कर देते हैं, दैट इज नोन एज गेन लिमिट नेटवर्क। ये ब्लॉक जो है गेन, अगर हमारे पास गेन जो है इंक्रीज कर रहा हो और उसको हमने लिमिट करना हो गेन को, आउटपुट गेन को, तो हम यहाँ पे कुछ कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का एक नेटवर्क यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो कि आउटपुट को हमारे को लिमिट कर देगा। वो आगे चल के फर्दर डिटेल जब सर्किट डिस्कस करेंगे तो उसमें हम देखेंगे ये नेटवर्क हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव नेटवर्क जो बीटा जो जिसका काम है कि एक तो अटेन्युएशन प्लस फेज शिफ्ट, ये कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। एम्पलीफायर तो आपको पता है कि ऑलरेडी आप डिज़ाइन कर भी चुके हैं। ट्रांजिस्टर अगर एम्पलीफायर यूज़ करना चाहें तब भी, और ऑप एम्प एम्पलीफायर यूज़ करना चाहें तब भी वो आप ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं कि एम्पलीफायर हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव नेटवर्क जो कि ये बीटा प्रोवाइड हमें करेगा, एक फेज शिफ्ट प्लस अटेन्युएशन, ये सर्किट कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ये हमारे पास एक लीड नेटवर्क है, फिल्टर है, हाई पास फिल्टर। बेसिकली ये हाई पास फिल्टर है। लैब 11 में हमने देखा था लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर जो है वो कैसे काम करते हैं। तो ये एक
हमारे पास हाई पास फिल्टर है यहाँ पे। तो इसको अगर आप देखें तो इससे हम इसको यूज़ करेंगे फॉर फीडबैक नेटवर्क डिज़ाइनिंग के लिए। तो इसको हम लीड सर्किट क्यों कहते हैं, लीड नेटवर्क, बिकॉज इसकी जो आउटपुट वोल्टेजेस हैं वो लीड कर रहे होते हैं टू दी इनपुट वोल्टेजेस। अब ये कितना फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर सकते हैं एक सर्किट मैक्सिमम हमें, अगर आप देखें तो यहाँ पे इस तरफ राइट साइड की तरफ, तो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ XC, अगर XC की वैल्यू हम जितनी कम रखेंगे तो हमारे पास जो फाई आएगा फेज शिफ्ट हमारे पास जो आएगा वो तकरीबन 0 डिग्री। और अगर हम R की वैल्यू जो है वो स्मॉल कर दें तो हमारे पास फेज जो आएगा वो 90 डिग्री आएगा। इसका ट्रांसफर फंक्शन हमने लैब 11 में फाइंड आउट किया था, वहाँ से आप दोबारा कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं है तो उसको कंसल्ट करें लैब 11 को, और वहाँ से आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मीन इस सर्किट को यूज़ करके हम फेस एंगल वेरी कर सकते हैं फ्रॉम 0 to 90 डिग्री आउटपुट के ऊपर। तो अगर 0 to 90 डिग्री हम फेस एंगल चेंज कर सकते हैं एक इस ब्लॉक से, हमने स्टडी भी किया था पहले। तो मीन हमें ये 2 ब्लॉक्स चाहिए होंगे अगर 180 डिग्री फेज शिफ्ट हमने प्रोवाइड करने हैं थ्रू दिस फीडबैक नेटवर्क। तो एक ब्लॉक ये जो है अगर ये 90 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड हमें कर सकते हैं तो एक ब्लॉक और हम यूज़ कर लें तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 180 डिग्री फेज शिफ्ट आउटपुट के ऊपर आ जाएगा। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है कि 90 डिग्री फेज शिफ्ट तब होगा जब ये R की वैल्यू जो है ऑलमोस्ट 0 होगी। जब R की वैल्यू हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो तब जो है हमारे पास ऑलमोस्ट जो है ये जो फेज शिफ्ट आएगा वो 90 डिग्री होगा। लेकिन जब हम R 0 कर देंगे यहाँ पे तो आउटपुट जो हमारे पास वोल्टेजेस यहाँ पे आएंगे वो कितने हो जाएंगे, वो भी ऑलमोस्ट 0 हो जाएंगे। गेन भी हमारा इस सर्किट का 0 हो जाएगा। दैट इज़ नॉट डिजायरेबल, क्योंकि हमने अगर ये 90 डिग्री फेज शिफ्ट वाला ये कंडीशन जो है फेज शिफ्ट वाली कंडीशन ये तो हम फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है कि लूप के ये देखिए दूसरी कंडीशन हमारे AB प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 1 होना चाहिए, वो कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं होगी अगर गेन हमारा 0 हो जाएगा। तो इस मीन्स कि हम ये 2 ब्लॉक से हम फीडबैक नेटवर्क डिज़ाइन नहीं कर सकते। 90 डिग्री फेज शिफ्ट इससे नहीं ले सकते। अगर 90 डिग्री फेज शिफ्ट लेंगे तो हमारे पास गेन जो है यहाँ पे वो आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाएंगे। तो वोल्टेज अगर 0 होंगे तो फिर हम जो है ये सर्किट इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो फिर हम इसके लिए क्या करते हैं, एक और नेटवर्क जो है उसमें एडअप कर देते हैं। ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये थर्ड वन, यहाँ पे ये थर्ड जो है एक और लीड नेटवर्क इसमें ऐड अप करेंगे। तो अब हम इसको 90 डिग्री की बजाय हम इसके फेज शिफ्ट लेंगे। एक जो हमारे पास लीड नेटवर्क है इससे 60 डिग्री इससे लेंगे फेज शिफ्ट, और 60 डिग्री सेकंड से और 60 डिग्री थर्ड से। तो तीनों से मिला के हम जो है वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट आउटपुट के ऊपर प्रोड्यूस करेंगे। अगर इन तीनों को हम यूज़ कर रहे हैं 3 ब्लॉक, तो 3 ब्लॉक को अगर हम यूज़ करके आउटपुट के ऊपर 180 डिग्री फेज शिफ्ट ले रहे हैं तो हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी होगी, जिस फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये 60 डिग्री हर ब्लॉक जो है 60 डिग्री फेज शिफ्ट देगा, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं वो जो हमारे पास रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होगी उस फ्रिक्वेंसी का फार्मूला जो है अगर हम 3 स्टेज यूज़ कर रहे हैं तो 1/2 पाई RC √6 ये इसका फार्मूला होगा। तो इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर हम इसको ब्लॉक को यूज़ करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा 180 डिग्री। यहाँ पे ये एक जेनेरिक फार्मूला लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे 1/2 पाई RC √2 × n, n इज नंबर ऑफ स्टेजेस। नंबर ऑफ स्टेजेस अगर हम बढ़ा देंगे, यहाँ पे लेट्स सपोज हम नंबर ऑफ स्टेजेस 4 कर देते हैं, तो यहाँ पे n की जगह यहाँ पे n जो है वो हमारे पास पहले 3 था, अब 4 हो जाएगा। तो √2
तो यहाँ इस तरफ अगर आप यहाँ पे देखें तो ये √2 और n की जगह 4 लिखेंगे तो ये 8 हो जाएगा। पहले यहाँ पे 6 किया हुआ क्योंकि 2 और हमारे पास स्टेजेस 3 थी, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा था 6। तो जनरली हम 3 स्टेजेस यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे फॉर फ्रीक्वेंसी। तो 4 स्टेजेस भी हम यूज़ करते हैं, क्यों एक्चुअली हम ये देखेंगे कि जब ये हम कैस्केड करते हैं डिफरेंट स्टेजेस, तो इनके लोडिंग इफेक्ट की वजह से फेज शिफ्ट जो है वो चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली 3 स्टेजेस यूज़ करने से हमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट नहीं मिलता फिर भी, क्योंकि जब ये एक स्टेज दूसरी स्टेज के साथ कनेक्ट होती है तो लोडिंग इफेक्ट की वजह से फेज शिफ्ट चेंज हो जाता है। तो फिर हम 4 स्टेजेस यूज़ करते हैं, तो हर स्टेज जो है वो 45 डिग्री एंगल प्रोवाइड करती है, तो 4 मिल के जो है हमें कंबाइन 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर रही होती है। तो फिर हम जेनेरिक फार्मूला यूज़ करेंगे, N4 रखेंगे और यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा। लेकिन सिमुलेशन में क्योंकि लोडिंग इफेक्ट जो है वो जनरली लोडिंग इफेक्ट उसमें जनरली अपीयर नहीं होता, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे 1/2πRC √6। तो अगर हम फीडबैक नेटवर्क को सम अप करें तो हमारे पास ये एक डायग्राम आती है। 3 ब्लॉक्स हैं हमारे पास लीड नेटवर्क के। एक ब्लॉक ये है जो 60 डिग्री हमें प्रोवाइड कर रहा है फेज शिफ्ट, दूसरा ब्लॉक 60 डिग्री और तीसरा ब्लॉक जो हमें 60 डिग्री। तो वी आउट हम यहाँ से दे रहे हैं, वी इन यहाँ से अगर आप इसको सर्किट को फीड करेंगे तो आउटपुट के ऊपर हमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट हमें मिलेगा। डेफिनेटली ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट भी देगा और आउटपुट सिग्नल जो है वो रिड्यूस भी करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे ये पैरेलल स्टेजेस यूज़ कर रहे हैं। अगर ये एक सिग्नल आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे तो यहाँ पे ये लेट्स सपोज हमारे पास सिर्फ अगर ये एक स्टेज है, ये वाली स्टेज हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये दोनों कंपोनेंट सीरीज में आ रहे हैं, तो इसके अक्रॉस रजिस्टर के अक्रॉस हम आउटपुट ले रहे हैं, तो कुछ वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएंगे और कुछ वोल्टेज हमें यहाँ पे रजिस्टर के अक्रॉस मिलेंगे, तो एम्पलीट्यूड जो है वो रिड्यूस होगा डेफिनेटली। तो फिर फर्दर जब ये स्टेज हम यूज़ करेंगे तो फिर फर्दर एम्पलीट्यूड रिड्यूस होगा और नेक्स्ट अगेन जब हम यूज़ करेंगे तो एम्पलीट्यूड जो है वो फर्दर रिड्यूस होगा। तो अगर हम 3 स्टेजेस यूज़ कर रहे हैं तो हमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिल रहा है और एम्पलीट्यूड जो है वो भी रिड्यूस हो रहा है। वो कितना रिड्यूस हो रहा है और आगे चल के हम देखते हैं कि आउटपुट हमें जो है एम्पलीट्यूड जो है वो कितनी रिडक्शन हमें मिलती है अगर 3 स्टेजेस हम यूज़ करें तो। ये कंप्लीट डायग्राम है ऑसिलेटर की। यहाँ पे ये एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हमने यूज़ किया हुआ है। RF/R ये यहाँ से हम गेन इसका एडजस्ट कर रहे हैं, ये 2 रजिस्टर लगे हुए हैं और ये R3 जो है इसको आप डायरेक्टली ग्राउंड भी कर सकते हैं। ये जो एम्पलीफायर की बाइसिंग वोल्टेज ऑफसेट और करंट ऑफसेट को रिड्यूस करने के लिए ये रजिस्टर यूज़ करते हैं। जनरली आप इसको सिमुलेशन के अंदर डायरेक्टली ग्राउंड भी कर सकते हैं। और ये फीडबैक, ये जो रेड ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है ये फीडबैक नेटवर्क है। तो ये लीड फीडबैक नेटवर्क है, क्योंकि पहले कैपेसिटर को हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, ये आउटपुट आ रही है और ये इस सर्किट के लिए ये इनपुट है। तो ये हमारे पास 3 स्टेजेस हैं। फीडबैक नेटवर्क हमने यूज़ किया हुआ है और इसकी फीडबैक नेटवर्क की जो आउटपुट है, अब ये फीडबैक नेटवर्क क्या कर रहा है, इस आउटपुट यहाँ से जो आउटपुट इसको फीड हो रही है, एक तो उसको अटेन्यूएट कर रहा है, उसका आउटपुट एम्पलीट्यूड जो है वो कम कर रहा है, प्लस उसको फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये फेज शिफ्ट 180 डिग्री फेज शिफ्ट इसने प्रोवाइड किया, 180 डिग्री फेज शिफ्ट इसने प्रोवाइड किया, तो टोटल हमारे पास जो फेज शिफ्ट हो गया वो 360 डिग्री और हम कह सकते हैं 0 डिग्री। तो अगेन ये सिग्नल यहाँ पे जहाँ पे इसको दोबारा यहाँ प्रोवाइड हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला जो फीडबैक नेटवर्क है ये हमें कितना जो है वो रिडक्शन प्रोवाइड करता है। तो रिडक्शन ये प्रोवाइड करता है, इसके बीटा हम अगर जितनी स्टेजेस यूज करेंगे तो 1/29 इसको हम लिखते हैं 1/29 मीन 29 टाइम्स ये हमारे पास जो सिग्नल इसको फीड होता है यहाँ पे इस फीडबैक नेटवर्क को, यहाँ पे जो सिग्नल फीडबैक होता है, तो ये अगर 3 स्टेजेस हम यूज़ करें तो एट वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ये फेस 180 डिग्री प्रोवाइड करेगा और जो रिडक्शन प्रोवाइड करेगा वो कितनी होगी 1/29 मीन अगर हम यहाँ पे
29 वोल्टेजेस यहाँ पे इनपुट के ऊपर फीड कर रहे हैं, तो आउटपुट के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, 29 मल्टीप्लाइड बाई 1/29। तो यहाँ पे प्रोडक्ट इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आउटपुट हमारे पास 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 29 वोल्ट हैं तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट 1 होगी। जो 1 यहाँ पे अप्लाई हो रही है 1, अगर यहाँ पे 1 अप्लाई हो रही है, हमें पता है कि ये बीटा जो है इसका 1/29 है, तो इसका गेन हमारे पास फिर कितना होना चाहिए, इसको ये गेन हमने खुद एडजस्ट करना है। ये गेन होना चाहिए 29, क्योंकि यहाँ पे इनपुट 1 वोल्ट आ रही है, तो 1 वोल्ट 29 वोल्ट ये जब प्रोवाइड करेगा 29 अगेन यहाँ पे आउटपुट 29 होगी, 29 और ये इसको 29 टाइम्स रिड्यूस करके यहाँ पे फिर 1, फिर ये 29, तो मीन ए मल्टीप्लाइड बाई बी बीटा। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a इंटू बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड की जो हमारे पास कंडीशंस थी, गॉसियन कंडीशन, वो फुलफिल हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला है इसका, किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये हमें 1/29 अटेन्यूएशन प्रोवाइड करेगा, वो फ्रीक्वेंसी हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो हमने RF और RI की जो कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी, वो क्या करनी होगी, RF और RI की वैल्यू हमने ऐसे एडजस्ट करनी है, दैट शुड बी इक्वल टू 29 और स्लाइटली ग्रेटर देन 29। अभी हम बात कर रहे थे लीड नेटवर्क की, तो हम लैग नेटवर्क भी यूज कर सकते हैं। लैग नेटवर्क का क्या मतलब है कि वोल्टेज हम ले रहे हैं अक्रॉस दी कैपेसिटर, और कैपेसिटर के अक्रॉस अगर आप वोल्टेज लेंगे तो ये वोल्टेजेस जो है, ये इनपुट वोल्टेजेस यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं उससे 90 डिग्री बैक लैग कर रहे होंगे। तो इसको हम लैग नेटवर्क कहते हैं। इनपुट के ऊपर यहाँ पे रजिस्टर है और आउटपुट के ऊपर कैपेसिटर है, जबकि प्रीवियस लीड जो नेटवर्क था उस पर यहाँ पे कैपेसिटर था और यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर था। इसको हम लो पास फिल्टर कहते हैं और प्रीवियस सर्किट को हम हाई पास फिल्टर कह रहे हैं। तो ये 3 स्टेजेस हम लैग नेटवर्क की भी यूज कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल इज द सेम फॉर बोथ लीड एंड लैग नेटवर्क। ये भी हमें 60 डिग्री एक ब्लॉक जो है हमें 60 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है, 60 डिग्री का ये और 60 डिग्री का ये, तो तीनों जो है हमें मिलकर हमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेंगे, और इन तीनों की अटेन्यूएशन जो होगी वो हमें 1/29 अटेन्यूएशन भी हमें ये 1/29 प्रोवाइड करेंगे। तो हम दोनों में से कोई भी चॉइस कर सकते हैं, इधर लीड नेटवर्क और लैग नेटवर्क। ये एक एक्चुअल सर्किट है जो कि आपने आपकी लैब मैनुअल में गिवन है, जो आपने इम्प्लीमेंट करना होगा इन प्रोटीएस। तो इस सर्किट को अगर आप देखें तो ये जो ब्लॉक है ये एम्पलीफायर का ब्लॉक है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, क्योंकि इनपुट जो है वो हम इन्वर्टिंग इनपुट पिन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, और पॉजिटिव इसका टर्मिनल जो है वो ग्राउंड है इस ब्लॉक का। ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं सर्कल के अंदर, तो दिस वन पॉजिटिव टर्मिनल इसका ग्राउंड है और नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं। ये जो 2 रजिस्टर हैं R5 और R4, ये इसका गेन एडजस्ट कर रहे हैं। तो इनकी वैल्यू हम कुछ इस तरह एडजस्ट करेंगे ताकि इसका गेन जो है वो 29 के करीब हो और स्लाइटली ग्रेटर देन 29 टू बिल्ड अप द ऑसिलेशन। तो ये जो ब्लॉक है ये फीडबैक नेटवर्क का ब्लॉक है। तो यहाँ से आउटपुट जो है वो हम फीडबैक नेटवर्क को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये 3 स्टेजेस लीड नेटवर्क हमने यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। 3 स्टेजेस हैं यहाँ पे, ये 3 स्टेजेस जो है ये प्रोवाइड कर रही हैं 180 डिग्री फेज शिफ्ट और बीटा 1/29। तो ये अगेन जा रही है इसकी इनपुट के ऊपर, एम्पलीफायर के इनपुट के ऊपर इसकी आउटपुट जो है। तो इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे ये एक चीज़ आप देख रहे हैं कि ये जो जनरेटर मोड, प्रोटीएस के अंदर आप जाएंगे तो जनरेटर मोड के अंदर साइन सेलेक्ट करेंगे। साइन सेलेक्ट करने के बाद इसको जब आप क्लिक करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके आपके पास एक विंडो आएगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके आपने सेट फ्रीक्वेंसी की जगह पे आपने फ्रीक्वेंसी लिखनी होगी। फ्रीक्वेंसी कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग दिस फार्मूला आर और सी की ये जो वैल्यूज़ गिवन होंगी आपको, ये सी और आर, ये तीनों कैपेसिटर की वैल्यू सेम होंगी और तीनों रजिस्टर की वैल्यू भी सेम होंगी। तो यहाँ पे आपने आर और सी की वैल्यू पुट करके ये फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेनी है और ये फ्रीक्वेंसी सेट करनी है इसके अंदर, क्योंकि सॉफ्टवेयर सिमुलेशंस के अंदर
हम इनिशियली हमें ऑसिलेटर्स के लिए जो इनपुट तो हम अप्लाई नहीं करते ऑसिलेटर में, तो ऑसिलेटर बेसिकली जब जो हम पावर ऑन करते हैं तो कैसे ये स्टार्ट कैसे होता है, क्योंकि इसको हम VCC अप्लाई करते हैं, और VCC जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो इसमें जो डिफरेंट कंपोनेंट लगे होते हैं उनके अक्रॉस रैंडम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और नॉइज़ की वजह से जो बहुत ही स्मॉल हमारे पास सिग्नल होता है वो एम्पलीफाई हो जाता है थ्रू दिस एम्पलीफायर, और वो फीडबैक होता है, फर्दर एम्पलीफाई होता रहता है। तो वहाँ से तो ये ऑसिलेशन जो है वो बिल्डअप हो जाती हैं। लेकिन सिमुलेटर के अंदर इस तरह नॉइज़ वगैरह कुछ नहीं होता, तो इनिशियली हमें यहाँ पे सिमुलेटर्स के अंदर ये वाली कंडीशंस फुलफिल करनी है। प्रैक्टिकली तो डेफिनेटली जब हम सर्किट हार्डवेयर के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। तो ये सिर्फ सर्किट आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो जो ही आप पावर ऑन करेंगे तो पावर की जो स्पाइक इनिशियली जब पावर ऑन करते हैं तो सिस्टम के अंदर जो स्पाइक्स आती हैं तो वहाँ से जो नॉइज़ जनरेट होता है उससे ये ऑसिलेशंस बिल्डअप कर लेते हैं। लेकिन सिमुलेशंस के अंदर इस तरह की नॉइज़ वगैरह कोई चीज़ नहीं होती, तो ये वाली चीज़ जो हमें सिमुलेशंस के अंदर सेट करना होगी। तो ये वाला जो है जनरेटर मोड के अंदर जाके साइन मोड आप ये सिलेक्ट करेंगे, इसके अंदर सेट फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी आप ये कंपोनेंट आपने सिलेक्ट की होगी उसके अंदर आपने ये फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर देनी है और उसको ओके कर देना है। तो ओके कर देंगे तो उसके बाद ये आप यहाँ पे आउटपुट के ऊपर स्कोप वगैरह लगा के चेक कर सकते हैं कि ऑसिलेशंस जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं कि नहीं हो रही। अगर लेट्स सपोज फिर भी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस नहीं हो रही तो आप इसको ये वाला पॉइंट जो है ये ए के साथ कनेक्ट कर दें और इसको मोमेंटरीली स्विच को प्रेस करें और फिर इसको रिलीज कर दें। जब इसको एक पल्स आप प्रोवाइड कर देंगे तो ये इसको ट्रिगर मिल जाएगा ऑसिलेटर को जब ट्रिगर मिल जाएगा तो उसके बाद ये आप स्विच ऑफ कर दें, फिर ये इटसेल्फ ऑसिलेट करना शुरू कर देगा और आउटपुट आपको प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे इनिशियली सॉफ्टवेयर के अंदर तो नॉइज़ वगैरह या इस तरह की कंडीशंस नहीं होती, आइडियल कंडीशंस होती हैं। तो समटाइम्स यू मे रिक्वायर टू ट्रिगर द सर्किट। और एक अगर लेट्स सपोज एक और तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं कि ये वाला आप कनेक्शन जहाँ पे कनेक्ट ना करें और आपने ये फ्रीक्वेंसी वगैरह सेट कर दी है और आप देखते हैं कि अभी भी ऑसिलेशंस बिल्डअप नहीं हो रही, तो ये जो रजिस्टर R5 है इसको आप वेरिएबल यहाँ पे रजिस्टर लगा दें, वेरिएबल पोटेंशियोमीटर, और उसकी जो रेजिस्टेंस है वो वेरी करके आप देखें तो उसको ज़रा स्लोली इंक्रीज करें उस रेजिस्टेंस को, तो आप देखेंगे ये ऑसिलेशन शुरू हो जाएंगी। तो आप ये 2-3 ट्रिक यूज़ कर सकते हैं अगर ऑसिलेशन बिल्डअप ना हो रही हो। एक क्या है कि एक यहाँ पे रजिस्टर की जो वैल्यू है ये एक तो 29 स्लाइटली ग्रेटर देन 29 होनी चाहिए, और ये वेरिएबल रजिस्टर आप लगा दें और उसकी रन टाइम के ऊपर उसकी रेजिस्टेंस आप स्लोली इंक्रीज करें तो किसी एक खास वैल्यू के ऊपर ऑसिलेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी। और अगर फिर भी ना हो रही हो तो आप ये हल्का से यहाँ से एक मोमेंटरी ट्रिगर यहाँ पे अप्लाई कर दें और फिर स्विच को ऑफ कर दें, तो आप सर्किट की आउटपुट जो है वो ऑसिलेट होना शुरू हो जाएगी। अब हमारा सेकंड टास्क जो है वो है बफर्ड फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। बेसिक प्रिंसिपल वही है ऑसिलेटर वाला जो अभी हमने डिस्कस किया है, लेकिन बफर्ड फेज शिफ्ट ऑसिलेटर से हमारी क्या मुराद है अभी हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे ये वाले अगर हमने देखा था ये वाला सर्किट 3 ब्लॉक्स है हमारे पास, ये लैग नेटवर्क है। तो ये वाला जो सर्किट है ये बफर्ड नहीं है क्योंकि एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज हमने यहाँ पे इसी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर दी हुई है, ये दूसरी स्टेज पहली स्टेज के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। बफर्ड से हमारी मुराद ये है कि यहाँ पे बीच में हम कुछ सर्किट लगा दें, एक स्टेज के बाद ये यहाँ पे कोई बफर सर्किट हो और उसके बाद फिर दूसरी स्टेज लगाएं, फिर बफर सर्किट, हर स्टेज के अंदर हम एक बफर सर्किट। ये बफर सर्किट हम क्यों लगाना चाहते हैं कि जब हम अभी प्रीवियस सर्किट हमने देखा था कि जब ये एक स्टेज है हमारे पास, इस स्टेज के साथ जब दूसरी स्टेज लगाते हैं तो ये लोडिंग इफेक्ट डालती है इसके ऊपर, प्रीवियस स्टेज के ऊपर। तो लोडिंग इफेक्ट क्योंकि ये इसके पैरेलल में हम कनेक्ट कर रहे हैं
ये वाले नेक्स्ट स्टेज जो है ये इसके पैरेलल में आ रही है। तो ये पैरेलल में होने की वजह से ये इसके ऊपर लोडिंग इफेक्ट डालती है। जब लोडिंग इफेक्ट जब दो स्टेजेस पैरेलल में आ जाती हैं तो ओवरऑल इम्पीडेंस चेंज हो जाती है। ओवरऑल इम्पीडेंस चेंज होगी तो वो से जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो भी शिफ्ट हो जाती है। तो ये लोडिंग इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए हम एक और टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं, डेट इज नोन एज बफर्ड फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो बफर्ड फेज शिफ्ट ऑसिलेटर बेसिक पर्पज क्या है? टू अवॉइड द लोडिंग इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। तो अगर हम यहाँ पे बीच में बफर यूज़ करेंगे तो इसका लोडिंग इफेक्ट जो है वो प्रीवियस स्टेज के ऊपर नहीं आएगा। अब यहाँ पे बफर सर्किट क्या हो सकता है? सिंपली वो ये सर्किट भी हो सकता है बफर सर्किट। आप एम जो है वोल्टेज फॉलोअर की कॉन्फ़िगरेशन में इसको अगर हम यूज़ करें, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वोल्टेज फॉलोअर के आउटपुट डायरेक्टली अगर आप फीडबैक कर दें टू द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट इफ देयर इज नो आरएफ, तो क्योंकि ये इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट हमारे पास क्या होती है? 1 प्लस आर एफ ओवर आर आई। तो आर एफ हमारे पास यहाँ पे 0 है, आर एफ ओवर आर आई टर्म 0 हो जाएगी, तो गेन इसका क्या हो जाएगा? 1। तो फेस ये नॉन इन्वर्टिंग है तो फेस शिफ्ट भी ये प्रोवाइड नहीं करेगा और गेन भी इसका 1 मीन जो इनपुट यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे आउटपुट भी वही होगी। जो इनपुट इस बफर सर्किट के ऊपर आएगी वही आउटपुट होगी और फेस भी उसका वही होगा। लेकिन ये क्या करेगा? इम्पीडेंस का इफेक्ट जो है, लोडिंग इफेक्ट जो है उसको एलिमिनेट कर देगा। क्योंकि आप एम की जो इनपुट इम्पीडेंस होती है आइडियली हम कहते हैं कि वो इन्फिनाइट होती है। अगर इन्फिनाइट इम्पीडेंस है तो वो प्रीवियस स्टेज के ऊपर लोडिंग इफेक्ट नहीं डालेगी। तो आउटपुट इसकी इम्पीडेंस कम होती है तो इसको ये लिहाजा इसको हम एज ए बफर स्टेज के तौर पे वोल्टेज फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन में हम इसको यूज़ करेंगे एज ए बफर सर्किट। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास ये तीनों स्टेजेस हैं वही जो हमने प्रीवियस देखा था। द फेज शिफ्ट सेक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब यहाँ पे जो तीनों फेज शिफ्ट हमारे पास ये स्टेजेस हैं, दिस स्टेज 1 एंड नेक्स्ट दिस इज स्टेज 2। हमारे पास ये जो है ये स्टेज 2 है और ये जो है ये स्टेज 3 है। ये तीनों जो है ये इंडिपेंडेंट है, इनका एक दूसरे के ऊपर लोडिंग इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे ये जो रेड सर्कल के अंदर आपको नजर आ रही है ये तीनों बफर स्टेजेस हैं, ये एज ए बफर सर्किट यूज हो रही है। तो इसके अब हम फार्मूला ड्राइव करते हैं कि अगर ये लोडिंग इफेक्ट नहीं है तो प्रीवियस स्टेज में हमने अब हम एक तो प्रीवियस केस में हमने यूज किया था लीड नेटवर्क, अब इसमें हम यूज कर रहे हैं लैग नेटवर्क। तो लैग नेटवर्क और विद बफर स्टेजेस। तो इसके हम फार्मूलाज अब ड्राइव करते हैं कि इसका जो है आउटपुट के ऊपर हमें किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलेगा और इसकी टोटल अटेन्यूएशन जो है अगर हम ये फीडबैक ये सर्किट एज ए फीडबैक नेटवर्क यूज़ करें ऑसिलेटर के अंदर तो हमें टोटल अटेन्यूएशन कितनी मिलेगी और किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर 180 डिग्री फेज शिफ्ट हम अचीव कर सकते हैं। तो हर स्टेज ने हमें जो फेस एंगल प्रोवाइड करना है वो कितना प्रोवाइड, 3 स्टेजेस हम यूज़ कर रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि हर स्टेज हमें 60 डिग्री जो फेस शिफ्ट प्रोवाइड करे। तो 60 डिग्री एक स्टेज से, 60 डिग्री सेकंड से और 60 डिग्री थर्ड स्टेज से, तो टोटल हमारे पास फेस शिफ्ट आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये जो हमारे पास लैग नेटवर्क है तो ये किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमें 60 डिग्री फेस शिफ्ट प्रोवाइड करेगा। तो इसके फार्मूलाज हमने लैब 11 के अंदर ड्राइव किए थे, ट्रांसफर फंक्शन हमने ड्राइव किया था, वो अगेन यहाँ पे रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है इन फार्मूलाज को। तो ये लैग नेटवर्क का जो ट्रांसफर फंक्शन था वो ये था 1/1 प्लस जे ओमेगा आर सी। ये क्योंकि कम्प्लेक्स टर्म है इसके अंदर मैग्नीट्यूड जो है उसका ये फार्मूला बनता है 1/1 प्लस ओमेगा आर सी होल स्क्वायर और इसका जो फेस है वो टेंजेंट इनवर्स ओमेगा आर सी। तो ओमेगा आर सी हमारे पास, तो हम अब ये देखें ओमेगा जो है इट्स 2 पाई एफ। अगर हम ओमेगा को पुट करें 1.732 ओवर आर सी, ओमेगा इज इक्वल टू 1.732 ओवर आर सी बिकॉज टेंजेंट 60 जो है हम चाह रहे हैं कि 60 डिग्री जो है यहाँ पे
हम ये थीटा जो है वो 60 डिग्री अचीव करना चाहते हैं। तो 60 डिग्री कब आएगा? अगर हम ओमेगा को 1.732 ओवर आर सी और अंडर रूट 3 ओवर आर सी पुट करें तो आर सी से काट जाएगा, तो यहाँ पे अंडर रूट 3 बच जाएगा। अंडर रूट 3 tan इनवर्स अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। मीन अगर हम यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रखें अंडर रूट 3 ओवर आर सी, तो हम ये 60 डिग्री एंगल अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग वन स्टेज। तो इस तरह हम फिर फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, 2π इधर हमारे पास आ जाएगा और अंडर रूट 3 ओवर आर सी। ये अगर हम ओमेगा की ये वैल्यू पुट करें, ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट 3 ओवर आर सी, तो हम जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी की जो फार्मूला बनेगा वो ये बन जाएगा एफ इज इक्वल टू अंडर रूट 3 ओवर 2π आर सी। फ्रिक्वेंसी के बाद देखते हैं हम इसका गेन आउटपुट के ऊपर हमें यहाँ पे गेन और अटेन्युएशन जो है वो हमें कितनी प्रोवाइड होगी, मैग्नीट्यूड हमें क्या मिलेगा वोल्टेजेस का। तो ये क्योंकि तीनों इंडिपेंडेंट स्टेजेस हैं तो हम गेन जो है 3 स्टेजेस हैं हमारे पास, तो तीनों स्टेजेस का जो गेन है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका गेन स्टेज 1 का, स्टेज 2 और स्टेज 3 तीनों का गेन हम जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन तीनों का अगर हम लिखें तो हम यूँ लिख सकते हैं, क्योंकि एक का ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास हमने फाइंड आउट किया था वो ये था, एक का ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास ये आता है। तो अगर हमारे पास 3 स्टेजेस हों ऐसे ही इंडिपेंडेंट, तो उनका गेन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा, ये पावर 3, इसको हम ये लिख सकते हैं। ये हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा पावर 3। तो इसमें जो मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा वो उसके लिए हम ये फार्मूला फिर ड्राइव कर लेंगे उसी में से। तो मैग्नीट्यूड का हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा, ये जो फार्मूला है इसकी पावर हम ले लेंगे 3। तो इसके अंदर अगर आप ओमेगा की वैल्यू वही डालेंगे, पुट करेंगे जो भी हमने यहाँ पे एज्यूम की थी अंडर रूट 3 ओवर आर सी, तो हमारे पास इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/8। तो अगर ये सर्किट हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो टोटल डिटेक्शन आएगी सिग्नल में वो क्या आ जाएगी 1/8। आउटपुट के ऊपर हमें जो सिग्नल मिलेगा वो 1/8 ऑफ दी इनपुट सिग्नल। प्रीवियस केस में हमने देखा था जब हम तीनों विदाउट बफर जो सर्किट हम यूज़ कर रहे थे तो हमें आउटपुट के ऊपर जो मिल रहा था अटेन्युएशन वो 1/29 थी, लेकिन इस केस में हमें 1/8 मिल रही है। तो अभी हमारा जो एम्पलीफायर होना चाहिए, क्योंकि हम अक्रॉस दी लूप जो हमने गेन रखना है, ए बी प्रोडक्ट जो हमने रखना है वो 1 रखना है। तो इस केस में हमारे पास जो एम्पलीफायर का ब्लॉक होगा उसका गेन हमने एडजस्ट करना होगा 8, ताकि बीटा मल्टीप्लाइड बाय दिस एम्पलीफायर गेन इट शुड बी इक्वल टू 1। ये फाइनल सर्किट है जो कि लैब मैनुअल में गिवन है, जो कि आपने इम्प्लीमेंट भी करना होगा प्रोटेस सॉफ्टवेयर। तो इसको देख लें सर्किट को। ये जो रेड सर्कल के अंदर ब्लॉक है ये एम्पलीफायर का ब्लॉक है, और ये रजिस्टर R5 R4 दे आर बीइंग यूज्ड फॉर एडजस्टिंग द गेन ऑफ द एम्पलीफायर। तो इस इन RF और RI को हमने एडजस्ट करना है गेन टू प्रोवाइड गेन इक्वल टू 8 और स्लाइटली ग्रेटर देन 8। और ये जो ब्लॉक है ये फीडबैक ब्लॉक है, बफर फीडबैक नेटवर्क। ये 3 स्टेजेस हैं फीडबैक नेटवर्क की, और ये बफर कॉन्फ़िगरेशंस में है जो भी हमने डिस्कस की है प्रीवियस स्लाइड में। तो इसकी जो एम्पलीफायर की आउटपुट है वो फीडबैक हो रही है दिस फीडबैक नेटवर्क, और इसकी जो फीडबैक नेटवर्क की जो आउटपुट है वो हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं अगेन टू द एम्पलीफायर। अब इस सर्किट के अंदर भी आपने ये वाला ब्लॉक यूज़ करना है। प्रोटेस के अंदर जनरेटर मोड में जाके, जनरेटर मोड के अंदर जाके साइन सेलेक्ट करेंगे, साइन के अंदर सेट फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इसका फार्मूला भी हमने डिस्कस किया है। इसकी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है √3/2π RC। RC की वैल्यू जो है वो यही जो आप कंपोनेंट यूज़ करेंगे रजिस्टर और कैपेसिटर, ये तीनों की डेफिनेटली वैल्यू सेम होंगी। तो RC की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे।
आपके पास फ्रिक्वेंसी है, ये वो जो है वो फ्रिक्वेंसी आपने यहाँ पे उसके अंदर, उस ब्लॉक के अंदर डाल देनी है और उसको ओके कर देना है। ये जो ब्लॉक आप एक एक्स्ट्रा ब्लॉक देख रहे हैं, ये जो हमने शुरू की स्लाइड में देखा था गेन लिमिटिंग सर्किट, तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, गेन लिमिटिंग सर्किट। लेट्स सपोज आउटपुट के ऊपर आपके पास आ रहे हैं 10 वोल्ट और आप चाह रहे हैं कि नहीं आउटपुट के ऊपर मुझे जो है वो 6 वोल्ट चाहिए, तो आप उस आउटपुट को जो है लिमिट करना चाह रहे हैं, तो ये जीनर डायोड्स हैं, दो बैक टू बैक जीनर डायोड लगे हुए हैं। तो ये पॉइंट ई को आप डी के साथ कनेक्ट करेंगे और एफ को जो है वो सी के साथ कनेक्ट करेंगे। मीन ये जो ब्लॉक है ये पैरेलल टू दी आर एफ रजिस्टर जो है इसके पैरेलल लगेगा। तो इनिशियली लेट्स सपोज हम ये जो जीनर डायोड है ये 6 वोल्ट के हैं, तो जब यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज आ रहे होंगे तो पॉजिटिव वोल्टेज 6 वोल्ट, ये पॉजिटिव के लिए तो ये जीनर डायोड ये पॉजिटिव एंड है, तो जो यहाँ पे पॉजिटिव 0.7 वोल्ट जाती है ये तो कंडक्ट कर जाएगी ये डायोड, लेकिन ये डायोड जीनर डायोड जो है ये कंडक्ट नहीं करेगी जब तक वोल्टेजेस 6 वोल्ट से ऊपर नहीं जाएंगे। जो ये वोल्टेजेस 6 वोल्ट से ऊपर जाएंगे तो ये कंडक्ट कर जाएगी। जब तक 6 वोल्ट से वोल्टेजेस कम रहेंगे आउटपुट के ऊपर, तो ये दोनों ये जो डायोड है ये ओपन सर्किट रहेगी। मीन ये वाला सर्किट जो है वो ओपन सर्किट रहेगा। एक्चुअली आर एफ और आर आई से जो है वो गेन एडजस्ट होता रहेगा, तो आउटपुट जो है वो जो 6 वोल्ट से क्रॉस करने जाएगी तो ये वाला सर्किट जो है वो इन सर्किट हो जाएगा, तो ये उस वक्त ये डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। फिर आपका गेन जो है वो R6 और R4 से जो है वो एडजस्ट होगा। तो ये वाला ब्लॉक जो है ये हम यूज़ कर सकते हैं फॉर लिमिटिंग दी गेन ऑफ द सर्किट। तो ये प्रैक्टिकली हम देखेंगे, लैब मैनुअल में इसका प्रोसीजर गिवन होगा कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो होप you would have understand the basics of oscillator. So this is all about today's lecture. Thank you very much.